प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज से शुरू हो रही विराट जियो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि ज्योग्राफी की वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान से संबंधित जो भी टॉपिक है उन टॉपिक का मैं आपको निःशुल्क अध्ययन करवाऊंगा। ये टॉपिक्स न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की सफलता में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, अपितु भूगोल विषय की बेसिक ज्ञान को समझने में भी आपको बहुत अधिक मदद करेंगे। दोस्तों, हमारा जो ये कंटेंट है वो आपको पसंद आएगा। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी युवा हैं वो इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस विराट जियो सीरीज में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं। तो राजस्थान ज्योग्राफी जब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि मेरा जो ये चैनल है इसके ऊपर राजस्थान के एक सामान्य परिचय को लेकर के मैंने पहले कुछ क्लासेस ली हुई है और आपने उन क्लासेस को सराहा भी है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान का जो पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब दोस्तों, हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं। ठीक है, भौतिक प्रदेश है क्या? तो जब अपन लोग इसकी बात करते हैं तो भौतिक का मतलब क्या हुआ? भू आकृति। भौतिक का मतलब हुआ दोस्तों भू आकृति। ठीक है, और ये जो भू आकृति है उस भू आकृति को किसी एक प्रदेश अथवा किसी एक क्षेत्र के रूप में डिफाइन करना, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश क्या है? पृथ्वी के ऊपर विद्यमान जो आकृतियां है विभिन्न प्रकार की, जो स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों को हम लोगों ने जो है वो उनके उच्चावच के आधार पर जो है वो विभिन्न प्रकार से डिवाइडेशन किया है और उसी को हम लोग भौतिक प्रदेश कहते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न होगा दोस्तों कि उच्चावच किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उच्चावच किसे कहते हैं? उच्चावच का मतलब होता है एक ऐसा भाग, ठीक है, जो अपने आसपास की भूमि से या तो ऊंचा हो सकता है या नीचा हो सकता है। इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग उच्चावच कहते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल में 3 श्रेणी के उच्चावच होते हैं। कितने श्रेणी के उच्चावच होते हैं दोस्तों? 3 श्रेणी के उच्चावच होते हैं, जिसमें एक होता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, उसके बाद में होता है दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, उसके बाद में होता है दोस्तों तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इस प्रकार से 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब देखते हैं तो जो सबसे पहली श्रेणी के उच्चावच होते हैं दोस्तों, तो जब हमारी पृथ्वी का आविर्भाव हुआ, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उसके बाद में जो सबसे पहले जो है वो पृथ्वी के ऊपर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आ जाएंगे दोस्तों? महाद्वीप और महासागर आ जाएंगे। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप और महासागर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़े स्थलाकृतिक प्रदेश हैं पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय श्रेणी की उच्चावच। तो द्वितीय श्रेणी की उच्चावच में जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक महाद्वीप और महासागर के ऊपर पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। तो ये जो पर्वत, पठार और मैदान है दोस्तों, वो हो जाएंगे आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्वत, पठार और मैदान आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपन तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की। तो जो ये पर्वत, पठार और मैदान है दोस्तों, इन पर्वत, पठार और मैदानों के ऊपर कई सारी जो है वो नदियां बहती हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है वो झीलें पाई जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कई सारे लघु स्थल रूप पाए जाते हैं। तो इन सारे लघु स्थल रूपों को हम जो है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच के तहत लेते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं किसी भौतिक प्रदेश की, अर्थात किसी स्थलाकृतिक प्रदेश की बात करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के रूप में। तो किसी भी क्षेत्र या किसी भी प्रदेश में जब पर्वत, पठार और मैदानों के रूप में उस स्थलाकृति का विभाजन किया जाता है तो उसी को हम लोग भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो अब ये भौतिक प्रदेशों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो भारत और राजस्थान के दृष्टिकोण से भारत में कौन कौन से भौतिक प्रदेश है और राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन दोस्तों उसके पढ़ने से पहले इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई उस चीज पर हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो भी भौतिक प्रदेश है या ये जो स्थलाकृतियां है, ये जो उच्चावच है, इन उच्चावचों को हम लोग द्वितीय श्रेणी की उच्चावच, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान होते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो है इसको डिवाइड करते हैं, उसमें हम लोग जो इसको विभाजित करते हैं। अब हम लोग जब देखते हैं राजस्थान और भारत की स्थिति को, जब हम लोग देखते हैं तो एक सिद्धांत आता है ज्योग्राफी में जिसको हम लोग कहते हैं वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कौन सा आता है दोस्तों? वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत।
अब ये वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है, ये हमको ये जो भौतिक प्रदेश है उनकी उत्पत्ति के बारे में जो है वो हमको बताता है। तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है दोस्तों। तो वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहली स्थलाकृति थी, जो सबसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच थे, वो महाद्वीप और महासागर थे। तो ये जो महाद्वीप थे, अर्थात जो बड़े बड़े स्थलखंड थे, वो महासागरों के ऊपर क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। ठीक है, अर्थात वो प्रवाहित हो रहे थे, उनका मूवमेंट हो रहा था, उनका संचलन हो रहा था दोस्तों। तो अब किस प्रकार से संचलन हो रहा था? तो जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो वेगनर महोदय जो बात करते हैं वो किस समय की बात करते हैं? वो बात करते हैं पुराजीवी कल्प की। कब की बात करते हैं? पुराजीवी कल्प की बात करते हैं। और पुराजीवी कल्प के अंदर जो है वो एक काल हुआ है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं पुराजीवी कल्प के अंतर्गत कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग हुआ है दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बोनिफेरस युग की बात करते हैं। कौन करते हैं? वेगनर महोदय। तो एक्चुअल में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है क्या, उस चीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, उसके तहत वेगनर महोदय ये कहते हैं कि आज से हजारों लाखों सालों पहले हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ही स्थलखंड था, और उस एक स्थलखंड का उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था दोस्तों उसका? पेंजिया नाम दिया था। ठीक है, और ये जो पेंजिया है वो एक ही स्थलखंड था। ठीक है, और इस एक ही स्थलखंड के चारों तरफ जो है वो एक महासागर था, और उस महासागर को उन्होंने नाम दिया था पेंथालासा। क्या नाम दिया था दोस्तों इसको? पेंथालासा। तो ये जो है वो एक महासागरीय भाग है दोस्तों, और इस महासागरीय भाग को उन्होंने नाम दिया था पेंथालासा। इसको क्या नाम दिया था दोस्तों? पेंथालासा। ठीक है, तो ये एक ही महासागर है और एक ही स्थलखंड था। ये जो हमारा पेंजिया है वो इस पेंथालासा से घिरा हुआ था। अब हमारा जो पेंजिया है दोस्तों, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो पेंजिया के मध्य में एक सागर था, और उस सागर को कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? टेथिस सागर कहते हैं। और पेंजिया का जो ये उत्तरी भाग था, उस उत्तरी भाग को नाम दिया उन्होंने अंगारा लैंड। क्या नाम दिया उसको? अंगारा लैंड नाम दिया था दोस्तों। तथा इसी अंगारा लैंड जो है उसको हम लोग जो है वो यूरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? यूरेशिया भी कहते हैं। तो ये जो अंगारा लैंड है, उसके बाद में जो दक्षिणी भाग था उसको उन्होंने नाम दिया था गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया था इसको? उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया था। ठीक है, तो उत्तर में अंगारा लैंड था दोस्तों, तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, और बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। ये पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति थी। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो निर्माण होने के बाद पृथ्वी तो पहले एक आग का गोला थी, तो वो जैसे ही सूर्य से अलग हुई दोस्तों, तो उसके बाद में क्या होता है? धीरे धीरे वो ठंडी हुई। तो ठंडे होने के फलस्वरूप दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है उसकी स्थिति ये बनी सॉरी उसकी स्थिति ये बनी कि कुछ भाग तो नीचे धंस गए, कुछ भाग ऊपर उठ गए। तो जो भाग नीचे धंस गए उसके ऊपर पानी भर गया, जिसकी वजह से वो महासागर बन गए, तथा जो भाग ऊपर उठ गए वो एक स्थलखंड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से एक ही स्थलखंड था जिसका नाम था पेंजिया, और वो अपने चारों तरफ पेंथालासा से घिरा हुआ था। ये जो पेंजिया है दोस्तों, इसके तीन भाग थे। एक तो मध्य में टेथिस सागर था, इसके उत्तर में अंगारा लैंड था, इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ठीक है, अब फिर जब हम लोग देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित, तो वेगनर महोदय ये कहते हैं कि हमारा जो ये पेंजिया है वो इस पेंथालासा के ऊपर जो है तैर रहा था। अर्थात जो हमारे महाद्वीप हैं वो इस महासागर के ऊपर क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। उनका प्रवाह हो रहा था, उनका संचलन हो रहा था, उसका मूवमेंट हो रहा था। तो जब हम इस स्थिति को देखते हैं तो वेगनर महोदय जो हमको बताते हैं वो कब की बात बताते हैं? वो बताते हैं हम लोगों को पुराजीवी महाकल्प की बात बताते हैं। किस समय की बात बताते हैं? पुराजीवी महाकल्प की। और इस पुराजीवी महाकल्प में कार्बोनिफेरस युग हुआ है। कौन सा युग हुआ है? कार्बोनिफेरस युग हुआ है। तो इस कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो है वो ये जो पेंजिया है उसका संचलन होता है, उसमें मूवमेंट होता है। उस संचलन के फलस्वरूप जो है ये स्थिति बनती है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका निर्माण होता है। तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि भारत और राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस प्रकार से इनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये जो टेथिस सागर है इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअल में गोंडवाना लैंड से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां अपना जल जो है वो टेथिस सागर में जाकर के उड़ेलती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि ये नदियां अपना जल इस टेथिस सागर में लेकर के डाल रही है।
तो उस नदियों के साथ में मिट्टी, गाद वगैरह आ करके इस टेथिस सागर में जमा होने लगा। तो उस जमाव के फलस्वरूप टेथिस सागर जो है उसके अंदर टेथिस सागर भरने लग गया। तो हजारों सालों की प्रोसेस के बाद में जब यहाँ पर प्रेशर हुआ तो उस प्रेशर के फलस्वरूप यहाँ पर मूवमेंट हुआ, संचलन हुआ, यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आगे पीछे खिसकने लगी। उसी समय क्या स्थिति बनती है दोस्तों, ये जो अंगारा लैंड है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है, और ये जो गोंडवाना लैंड है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर और दक्षिण की तरफ ये जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये जो बीच का टेथिस सागर है दोस्तों वो धीरे 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 ऊपर उठ जाता है। और ये टेथिस सागर जब ऊपर उठता है तो इसके ऊपर उठने के फलस्वरूप यहाँ पर जो है वो एक पर्वत का निर्माण होता है, और उस पर्वत को हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। क्या कहते हैं हम उसको? हिमालय पर्वतमाला। इस प्रकार से जो है वो भारत के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति जो है, भारत के भौतिक प्रदेश जो है उनका निर्माण प्रारंभ होता है। तो इस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो ये जो टेथिस सागर है उस टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ एक पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आ गया कि जब हम लोग पृथ्वी की स्थिति की बात करते हैं उस समय की, तो उस समय पृथ्वी जो है यानी जो पेंजिया है उसके 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग। एक तो था नॉर्थ पार्ट, एक था मिडिल पार्ट, और एक था दोस्तों साउथ पार्ट। ठीक है, अब इसका जो नॉर्थ पार्ट था उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है वो लारेंशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग लारेंशिया भी कहते हैं। तो अंगारा लैंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों लारेंशिया। दूसरा नाम क्या है? लारेंशिया भी हम लोग इसको कहते हैं। इसका जो मध्य वाला भाग है वो कौन सा सागर था दोस्तों? टेथिस सागर था। तथा इसका जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा भाग था दोस्तों? गोंडवाना लैंड था। कौन सा भाग था? गोंडवाना लैंड था। अब दोस्तों हम जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है क्योंकि टेथिस सागर का निर्माण हुआ, तो टेथिस सागर के स्थान पर किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वतमाला के ऊपर जो है वो भारत की स्थिति नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि भारत का उत्तरी अंतिम सिरा हिमालय पर्वतमाला। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि अंगारा लैंड अथवा लारेंशिया का भारत में कोई भी अवशेष नहीं है। तो भारत में जो अवशेष है, भारत के भौतिक प्रदेश जो है वो किससे संबंधित है? तो भारत के भौतिक प्रदेश टेथिस सागर तथा गोंडवाना लैंड से संबंधित है। तो अब हम लोग जो है वो भौतिक प्रदेशों और उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग जब इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं भौतिक प्रदेशों की। अब इन भौतिक प्रदेशों का अध्ययन हम लोग करते हैं।